आज निपुणिका का 10वां जन्मदिन था। उसकी माँ मंजरी ने उसकी पसंद की पार्टी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। मेहनत तो वो हर बार करती थी, पर इस बार बेटी की तरफ से पार्टी को यादगार बनाने की फरमाइश भी थी। गेम्स हो या डेकोरेशन, खाना हो या रिटर्न गिफ्ट, हर चीज में कलात्मकता, योजनाबद्धता या यूं कहें कि मंजरी का व्यक्तित्व झलक रहा था। उच्च शिक्षा ग्रहण करने और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में 2 साल नौकरी करने के बाद एक समृद्ध और सुशिक्षित घर में विवाह हुआ था उसका। मंजरी उन लोगों में से थी जो पढ़ाई हो या अतिरिक्त गतिविधि, हर जगह हमेशा प्रथम आते हैं और हर कार्य को संपूर्णता के साथ करते हैं। रात में सोते समय मंजरी को बुखार लगा। तुम्हारी ये संपूर्णता की जिद भी ना, इस वजह से एक्सर्शन मोल लेती हो तुम, इसीलिए तबीयत खराब हुई है। पति प्रीत ने दवाई देते हुए टोका। अरे नहीं, वायरल होगा, देखो बच्चे कितने खुश थे। साल भर इंतजार करती है नोनू इस दिन का। मंजरी दवाई गटक कर बोली। वाव। तभी निपुणिका दौड़ते चिल्लाते हुए आई और माँ से लिपटकर झूल गई। कितना सुंदर गिफ्ट है तुम्हारा, कैसे जान जाती हो मुझे क्या अच्छा लगता है। माय गुड नहीं, बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट मम्मा। मजा आ गया। थैंक यू। मम्मा को तंग मत करो, उन्हें बुखार है। प्रीत ने टोका। डोंट वरी पापा, दादी बाबा बुआ के पास ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो क्या। मेरी तो 1 हफ्ते की छुट्टी है, मैं मम्मा का ख्याल रखूंगी। बाप रे, 1 हफ्ता, तब तो तुम्हारी माँ की तबीयत का भगवान ही मालिक है। प्रीत ने चुटकी ली। फिर क्या था, घर पिलो फाइटिंग के साथ ठहाकों से गूंज उठा। बुखार सुबह फिर चढ़ गया। मंजरी गोली खाकर दोबारा लेट गई तो उसकी आंख लग गई। प्रीत ने हैवी नाश्ता बनाया, खुद खाकर मंजरी और बेटी के लिए रख दिया। फिर बेटी को कुछ समझाकर ऑफिस चले गए। क्या कर रही है मेरी नू। जब मंजरी की आंख खुली तो कुछ देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद उसने पूछा। वो प्यार से बेटी को नोनू बुलाती थी। मैं क्रोशिया से तुम्हारे लिए जैकेट बना रही हूँ। माँ, तुम चिंता मत करो, पापा खाना बनाकर गए हैं और बाकी कामों के लिए मैं हूँ ना, और पापा भी तो कितने केयरिंग हस्बैंड हैं। अब मंजरी की हंसी छूट गई। तुम्हें कैसे पता कि पापा केयरिंग हस्बैंड हैं? मैं लॉन में पानी डालने बाहर निकली तो लीना आंटी के पूछने पर मैंने तुम्हारा हाल बताया। उनके नाश्ते खाने के बारे में पूछने पर मैंने कहा कि पापा ने सब बनाकर रख दिया है, तो उन्होंने ही ये कहा। क्यों ये सही नहीं है? निपुणिका ने भोलेपन से पूछा। बिल्कुल सही है, तू भी तो बड़ी केयरिंग बेटी है, रोज मैं लॉन में पानी डालती हूँ। मेरी तबीयत ठीक न होने पर तूने मेरी जिम्मेदारी बांट ली, इसी को तो केयरिंग होना कहते हैं। मंजरी ने बेटी को चूम लिया। फिर क्या था, नोनू का उत्साह चरम पर पहुंच गया। वो उछलकर खड़ी हो गई और एक सांस में बोलने लगी, अरे मम्मा, अभी तो तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी कितनी केयर करने वाली हूँ। मैं खाना अवन में गरम करूंगी। मंजरी के होठों पर मुस्कान आ गई। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार अपनी बेटी की बाल सुलभ बातें सुन रही है। क्या ये देविका की बातों का असर था? उसने इत्मीनान से आंखें मूंद ली, मन को अतीत में भ्रमण करने को खुला छोड़ दिया। देविका, उसकी सबसे प्रिय सखी, एक ही दिन नोनू से मिली थी और नोनू ने उसका नाम अच्छी आंटी रख दिया था। हालांकि वो जितनी सुव्यवस्थित, अनुशासित और योजनाबद्ध थी, देविका उतनी ही अस्त व्यस्त, सहज और अलहड़ थी। कॉलेज में सब आश्चर्य करते थे कि इतने विपरीत स्वभाव में इतनी पक्की दोस्ती कैसे है, पर वे जानती थी कि वे विपरीत नहीं पूरक थीं। मंजरी देविका की पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का समाधान थी और देविका मंजरी की व्यवहारिक उलझनों का निराकरण। इस दोहे का मतलब बताओ ना मम्मा। नोनू के झिंझोड़ने से मंजरी जैसे सोते से जागी। अरे वाह, मेरा गुड बेबी पढ़ रहा है। उसने किताब खोलकर बैठी बेटी को पुचकारा। मैं एक गुड और रिस्पॉन्सिबल गर्ल हूँ, इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ। पापा का फोन आया था। उन्होंने याद दिलाया कि तुम सबसे ज्यादा खुश मेरे पढ़ाई करने से होती हो और मुझे पता है खुश होने से तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है।
अच्छा। मंजरी ने शब्द को फैलाते हुए मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? बिकॉज आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द यूनिवर्स, मुझे सब पता है। नोनू अपने चिर परिचित अंदाज में कॉलर खड़े करने का उपक्रम करते हुए बोली। कोई और दिन होता तो मंजरी उपदेश देना शुरू कर देती कि खुद अपनी ही तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, पर आज वो हंसकर बोली, किस दोहे का मतलब? रहीमन विपदा है भली, जो थोड़े दिन होए है तन्हित या जगत में, जान परत सब कोय। बेटा इसका मतलब है, परेशानी भी कभी बड़े काम की होती है, इससे हमें अपनों के सही स्वभाव का पता चलता है। जैसे मंजरी को लगा उसका गला सूख रहा है और उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। जैसे, तुम सोचकर बताओ, उसने वाक्य अधूरा छोड़कर कहा। जैसे तुम्हें बुखार आने पर पता चला कि मैं यूजुअलेस पसंद नहीं केयरिंग बेटी हूँ। नोनू बड़ी सहजता से तपाक से बोली। यूजुअलेस। मंजरी के दिमाग पर जैसे कई हथौड़े एक साथ पड़ गए थे। नोनू को लगता है कि वो उसे यूजुअलेस समझती है। नोनू अपनी धुन में पड़ रही थी, लेकिन आज मंजरी का ध्यान पढ़ाई से भटक गया था। कब, कहाँ और कैसे नोनू के दिल में ये बैठ गया? वो अतीत का मंथन करने लगी। शादी के 6 साल बाद बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद बेटी हुई थी उसे। कितने प्यार और अरमानों से उसका नाम निपुणिका रखा था उसने। उसे हर काम में निपुण बनाने का अरमान जो था। मातृत्व सुख पाने के बाद उसने जॉब छोड़ दी थी। आर्थिक स्थिति अच्छी होने और 6 वर्ष का दायित्वहीन खुशनुमा वैवाहिक जीवन जीने के कारण कोई और तमन्ना बाकी नहीं थी। अतः मंजरी ने अपनी सारी प्रतिभा, सारा ज्ञान, 8 वर्षों के शैक्षणिक जीवन का सारा अनुभव और सारा समय निपुणिका की परवरिश पर लगा दिया था। लेकिन जैसे जैसे निपुणिका बड़ी होने लगी उसने पाया कि उसकी बेटी अपने नाम और मां के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। मंजरी बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए हर निर्देश का पालन करती, पर एक सुंदर सांचे में ढलने की बजाय निपुणिका हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती खड़ी कर देती। उसके हर कार्य में एक मस्तमौलापन झलकता था जो मंजरी को बिल्कुल गंवारा न था। पढ़ाई में बेटी का औसत होना उसे सबसे ज्यादा अखरता था। कभी मंजरी को लगता कि पति प्रीत अपनी व्यस्तता के कारण निपुणिका को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो इतनी उद्दंड होती जा रही है। कभी लगता कि दादा दादी का अतुलित प्यार उसे बिगाड़ रहा है। कभी वह बेटी के औसत होने का दोष स्कूल को देती। मंजरी का मस्तिष्क यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई बच्चा इतनी योजनाबद्ध कोशिशों के बावजूद स्कूल में पहचान नहीं बना पा रहा है। शिक्षण व्यवसाय में रहते हुए मंजरी ने अनेक मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। हर जगह सारांश रूप में एक बात जरूर बताई जाती थी कि हर व्यक्ति विशिष्ट होता है। सही शिक्षा और परवरिश व्यक्ति में छिपे असीम को तराश सकते हैं। रिजल्ट वाले दिन निपुणिका के 60% के आसपास अंक देखकर मंजरी का मूड बुरी तरह ऑफ हो जाता था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था इस दिन। ये कहीं से भी उस माँ की बेटी का रिपोर्ट कार्ड नहीं लगता जिसकी शिक्षण की कार्यशालाओं में जीते अवार्ड से अलमारी भर गई है। उद्धरण चिन्ह। एक बार वो गुस्से में बोली थी, मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा ऑटिस्टिक है, कभी उनके घर ले चलूंगा तुम्हें। उनकी मेहनत और खुश रहने की आदत देखोगी तो तुम्हें रियल इंस्पिरेशन मिलेगा। पति ने तो उसे यथार्थ का एहसास कराने के लिए ये कहा था, पर मंजरी के मन में एक मनोचिकित्सक से परामर्श करने का विचार कौंध गया था। योर चाइल्ड इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई तरह के परीक्षणों के बाद मनोचिकित्सक ने कहा था। फिर क्यों इसके कभी 50-60% से ज्यादा अंक नहीं आते? किसी भी एक्टिविटी में ये मेहनत करने में रुचि नहीं दिखाती, क्योंकि जो एक्टिविटीज इसे ऑफर की गई हैं उनमें से किसी में इसकी रुचि नहीं है और बच्चे की योग्यता को अंकों की कसौटी पर कसकर देखना ठीक नहीं। डॉक्टर ने उसका वाक्य संशोधित करते हुए कहा था। लेकिन दुनिया तो इसे इसी कसौटी पर कसेगी ना। आज जब इसे किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता तो चोट तो इसी को पहुंचती है। हर रिजेक्शन पर घर आकर रोती है। तो मैं इसे ये न समझाऊं कि बिना सिंसियर हुए किसी क्षेत्र में पहचान नहीं मिलती। मंजरी ने दिल का गुबार निकाला। नहीं, वो आप अलग से समझाएं,
पर उस समय उपदेश देने की बजाय कभी अपनी तरफ से पहचान देकर देखें। मनोचिकित्सक की बात तब मंजरी के गले नहीं उतरी थी। क्या नहीं दिया है उसने बेटी को? वो सोचती रही थी। तो क्या देविका और डॉक्टर ठीक कह रही थी? उसी के कारण, पर कहाँ और कैसे नोनू को लगने लगा कि माँ उसे यूजलेस समझती है। पिछले महीने की ही तो बात है, इतने सालों बाद अचानक टपक पड़ी थी देविका। कैसे ढूंढा मुझे? उसने खुशी से पूछा था। जहाँ चाह वहाँ राह, देविका अपने जिंदादिल अंदाज में बोली थी। संयोग से उसी दिन निपुणिका की पीटीएम थी और सारी अध्यापिकाओं से उसकी शिकायतें सुनकर हमेशा की तरह मंजरी का मूड ऑफ था। तनी देर वह चाय नाश्ता तैयार करती रही, देविका नोनू के साथ ही खेलती रही। भाई तेरी बेटी मुझे बहुत ही पसंद आई। बहुत ही समझदार और व्यवहार कुशल है। चाय पीते हुए उसने नोनू की तारीफ के पुल बांध दिए। तुझ पर गई है इसीलिए तुझे पसंद आई। न चाहते हुए भी मंजरी के चेहरे और स्वर में कड़वाहट आ गई थी जिसे व्यवहार कुशल देविका तुरंत समझ गई थी। तो वो तेरी तरह नहीं है और यही तेरी प्रॉब्लम है। मंजरी ठीक वैसे ही चुप हो गई थी जैसे कॉलेज के समय में समाधान की तलाश में चुप हो जाया करती थी। यार देख, बुरा मत मानना। देविका बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली थी। तू क्या समझती है कि केवल तेरे स्वभाव के कारण तेरा घर और जीवन इतना व्यवस्थित है? नहीं पगली, इसमें तेरे सुलझे हुए और समृद्ध परिवार का भी हाथ है। कभी मेरे यहाँ आकर देख। 3 कमरों का घर और 6 प्राणियों का संयुक्त परिवार। व्यवसाय ऐसे कि किसी के घर आने जाने का कोई समय नहीं। पर घर वाले बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। मैं अगर तेरी तरह व्यवस्थित और अनुशासित स्वभाव की होती तो कभी वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती थी। पर वो जो ऊपर वाला है ना, उसे दुनिया चलाने के लिए हर तरह के इंसानों की जरूरत होती है, इसीलिए तमाम वैरायटीज बनाता है। तभी देख, मैं न केवल खुश हूँ, बल्कि अपना पॉटरी का बिजनेस भी कर रही हूँ। कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है। क्या कर रही है तू? मंजरी ने सुखद आश्चर्य से पूछा। जी हाँ जनाब, और भी राहें हैं जमाने में। फालतू नहीं हूँ मैं। देविका अपने जिंदादिल अंदाज में बोली थी। अरे, ये किसने कहा कि तू फालतू है? वो अचकचा कर बोली थी। कभी कभी इंसान कुछ न कहकर ज्यादा कुछ कह जाते हैं, मंजरी। नहीं, मैं अपने नहीं, तेरी बेटी के लिए कह रही हूँ। उसका कच्चा मन है, उस पर बुरा असर पड़ता होगा। तो क्या बच्चों को सर्वोत्कृष्ट बनाने, अनुशासित करने की कोशिश करना माँ का कर्तव्य नहीं है? मैं कहाँ गलत हूँ यार? समझ में नहीं आता। एक ओर तो सब अध्यापिकाएं उसकी शिकायत करती हैं, दूसरी ओर सब कहते हैं ज्यादा उपदेश मत दो। मंजरी खींच गई थी। ओहो, गीता पढ़ी है ना? बच्चे को अच्छा इंसान बनाना माँ का कर्तव्य है। वो कर, पर तू जैसा चाहेगी उसे ठीक वैसे ही सांचे में ढाल लेगी। ये फल पर नियंत्रण का प्रयत्न है, वो तेरे हाथ में नहीं है। बस ये समझ लेगी तो तनाव मुक्त रहेगी। खटाक, अचानक खटपट की आवाज सुनकर मंजरी घबरा कर उठ बैठी। मम्मा, मैंने खाना गरम करके लगा दिया है। नोनू आकर बोली। खाते समय वो बोली, पापा का फोन आया था, उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हें दवाई देनी है, पर मैंने तो सुबह ही तुम्हें दवाई देने का रिमाइंडर सेट कर लिया था। पापा ने कहा है वो मुझे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गर्ल का अवार्ड देंगे। अच्छा, एक अवार्ड मैं भी दूंगी। मंजरी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा। आहा, मजा आ गया। दो अवार्ड्स। ये तो मेरी जिंदगी का बेस्टेस्ट दिन है। नोनू खाना छोड़कर कुर्सी पर ही खड़ी होकर कूदने लगी। इतनी खुशी। मंजरी के कानों में डॉक्टर का वाक्य गूंज गया। कभी उसे अपनी तरफ से पहचान देकर देखें। उपदेश तो साधारण लोगों को सारी दुनिया देती है, लेकिन उनमें भी पहचान और सराहना की भूख होती है। इतनी सी बात वो आज तक क्यों नहीं समझ पाई थी? उसका ध्यान गया कि प्रीत ने बेटी को कितने कायदे से टैकल किया है। उसे ये क्यों लगता रहा है कि उसके अलावा कोई और बेटी को सुंदर सांचे में ढालने का प्रयास ही नहीं कर रहा? कहीं ये उसकी अतिरिक्त अपेक्षा ही तो नहीं? देविका ठीक कह रही थी क्या?
निपुणिका के होने से पहले 6 वर्षों में न तो मंजरी का कभी सास के साथ झगड़ा हुआ था न ही पति से, पर अब सास, पति, स्कूल की अध्यापिका सबसे कभी न कभी मंजरी की खटपट हो ही जाती थी। यही नहीं, घर में भी सब मंजरी की इस अतिरिक्त देखभाल के कारण निपुणिका को उसकी ही जिम्मेदारी समझने लगे थे। सास, ससुर और पति अक्सर लाड़ में उसे सिर पर बैठाते पर उसकी शरारतों पर मंजरी से ऐसे शिकायत करने लगते जैसे वह उनकी कुछ लगती ही ना हो। एक सप्ताह जब बुखार नहीं उतरा तो परीक्षणों से पता चला कि टाइफाइड है। मंजरी बहुत ही कमजोर हो गई थी। सोमवार की सुबह उसके मन में तनाव था कि निपुणिका कैसे तैयार होगी, पर कमजोरी के कारण वह उठ न सकी। उसने अधलेटे होकर पलकी मूंद ली। थोड़ी देर बाद माथे पर कोमल स्पर्श से उसकी आंखें खुली तो निपुणिका को सामने तैयार खड़े देखकर आश्चर्यजनक मुस्कान आ गई। जो बच्ची अपनी शर्ट का एक बटन तक खुद बंद नहीं करती थी, वो एकदम फिट तैयार होकर खड़ी थी। पति निपुणिका को स्कूल बस में बिठाते हुए ऑफिस निकल जाते थे। दोनों तैयार होकर जाने लगे तो मंजरी दरवाजा बंद करने उठी। दरवाजे के बाहर जाकर अचानक निपुणिका एक मिनट कहकर भीतर भाग गई। वापस आई तो मंजरी ने पूछा, क्या भूल गई थी बेटा? आपके बेड के पास पापा ने मेज पर सब कुछ रख दिया था पर पानी नहीं रखा था। मैंने देखा और सोचा था कि मैं बाद में रख दूंगी। उस समय मैं शू पॉलिश कर रही थी ना। निपुणिका अपनी भोली आवाज में बोलकर झटके से निकल गई, पर मंजरी के मन में झंझावात छोड़ गई। इतने ध्यान से देखा इतनी छोटी बच्ची ने। सिर्फ देखा ही नहीं कि पापा ने क्या क्या रखा है, बल्कि याद भी रखा कि क्या और रखना है। उसकी पलकें भीग गईं। इस बीमारी में मंजरी ने देखा था कि निपुणिका अपने अस्त व्यस्त अंदाज में ही सही, घर का काम करने का भरसक प्रयास कर रही थी। झाड़ू लगाने में, क्रोशिया से कुछ बनाने में और जितना बनाने को मिल जाए उतना खाना बनाने में उसकी विशेष रुचि रही है, ये मंजरी जानती थी। सालों से वो उसे तरह तरह के कोर्स कराने में प्रयत्नरत रही, पर उसकी नैसर्गिक रुचियों और क्षमताओं की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया था। मंजरी की तबीयत अब ठीक हो गई थी। फाइनल चेकअप करा के हॉस्पिटल से लौटते समय कार में बैठे बैठे ही उसने मोस्ट केयरिंग डॉटर का सर्टिफिकेट बना लिया। क्या कर रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। प्रीत के पूछने पर मंजरी का स्वर भी उसके चेहरे की तरह मुस्कुरा उठा। आज मैंने एक सच को स्वीकार किया है और इस स्वीकार ने मुझे तनाव मुक्त कर दिया है। वो क्या? मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है, हर व्यक्ति में कोई न कोई विलक्षण प्रतिभा होती है, पर ये तो नहीं कहा कि जिन प्रतिभाओं को किसी मंच पर सराहा या पुरस्कृत किया जाता है, उनसे इतर कोई प्रतिभा ही नहीं है। जैसे गुड़हल के पौधे पर गुलाब नहीं उगाए जा सकते, वैसे ही हर व्यक्तित्व को किसी कार्य विशेष में निपुण बनाना या ऐसे सांचे में ढालना संभव नहीं है जिसे दुनिया विशिष्ट मानती हो। संपूर्णता की जिद्द और मस्तमौलापन इंसान के गुण अवगुण नहीं, बल्कि स्वभाव है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। हमारी परवरिश में कोई खोट नहीं है। हमारी बेटी एक व्यवहार कुशल, संवेदनशील और जिंदादिल इंसान बन रही है। दुनिया एक दिन उसके व्यक्तित्व के इन्हीं गुणों के कारण उसे सराहेगी और प्यार करेगी। फिलहाल उसकी सराहना की भूख को तृप्त करने के लिए हम हैं ना। प्रीत को सर्टिफिकेट दिखाते हुए मंजरी के स्वर में संतोष था। ठीक कहती हो तुम। आज दुनिया को ऐसे इंसानों की जरूरत भी विशेषज्ञों से ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स ले आता हूँ। मेरी बेटी को सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसे सेलिब्रेट भी तो करना है। प्रीत हंसकर बोले। घर पहुंचने पर क्रोशिया का स्टॉल जैसा कुछ और हैप्पी रिकवरी का कार्ड देते हुए नोनू रुआसी होकर बोली, मम्मा, जैकेट नहीं बनी। थैंक यू, माई वेरी वेरी स्पेशल बेबी। पहली बार में ही तनी सुंदर चीज बन गई। अगली बार कोशिश करोगी तो जैकेट भी बन जाएगी, कहकर मोस्ट केयरिंग डॉटर का सर्टिफिकेट देते हुए मंजरी ने बेटी को बाहों में समेट लिया। धन्यवाद। कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।